भावना देवी जी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में बैठी हुई अपने कमरे की दीवार पर लगी अपने पति की तस्वीर को देखी जा रही थी और रोई जा रही थी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। उनके हृदय में रह रहकर यादों के तूफान उमड़ उमड़ कर आ रहे थे, जो उन्हें अंदर तक झकझोर रहे थे। आज न जाने क्यों ये जीवन उन्हें बोझ लग रहा था। आज उन्हें अपने पति की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उनके पति के देहांत को 4 महीने हो गए थे और इन 4 महीनों में उनका जीवन नर्क समान हो गया था। कुछ भी तो नहीं था उन्हें, बिल्कुल ठीक ठाक थे, एकदम स्वस्थ थे। बस एक दिन बुखार आया और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 दिन के अंदर अंदर ही उस बुखार ने उनके प्राण हर लिए। एक स्वस्थ व्यक्ति केवल बुखार से ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। मेरे जीवन में उनके जाने से अंधकार हो गया था। मैं अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने ही लूटते हुए देख रही थी, परंतु मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनको मर्द पड़ा देखकर मेरे दिल पर सैकड़ों वार हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अभी उठकर बैठ जाएंगे और हंसकर कहेंगे, मैं तो मजाक कर रहा था, बस तुम्हें डराना चाहता था, इसलिए ऐसे लेट गया था। परंतु ऐसा कुछ भी न हुआ। मैं उनके उठने का इंतजार करती रही, परंतु वे नहीं उठे। मुझे इस नर्क रूपी संसार में अकेला छोड़कर आप क्यों चले गए? आपके बिना अब मैं क्या करूं? आपके बिना ये जीवन मुझे नीरस लगता है। मेरी हंसी खुशी सब कुछ आप लेकर चले गए हैं। अब मैं कैसे हंसूं? मेरे जीवन में अब रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचा। भावना देवी जी धीरे धीरे उठकर दीवार पर लगी खूंटी के पास जाती हैं। उसमें प्रदीप कुमार जी के कपड़े टंगे हुए थे। उन्हें देखकर वे रोने लगती हैं। उन्होंने वे कपड़े अभी तक वहां से नहीं हटाए थे, क्योंकि उन कपड़ों को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि प्रदीप जी उनके पास ही हैं, उनसे दूर नहीं गए हैं। भावना देवी जी उन कपड़ों पर हाथ फेरती हैं और उन्हें अपने सीने से लगाकर रोने लगती हैं। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किसी भी तरह उनके हृदय को करार नहीं आ रहा था। उनका दिल अपने पति को याद कर करके तड़प रहा था। भावना देवी जी बहुत देर तक उन कपड़ों को सीने से लगाए रोती रहती है और उन कपड़ों को उतार कर वे अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाती हैं और बैठकर रोने लगती हैं। जब वे बैठे बैठे थक जाती हैं तो वे उन कपड़ों को लेकर लेट जाती हैं और लेटे लेटे उनकी आंख लग जाती है। भावना देवी जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। रात भी उन्होंने बस एक रोटी ही खाई थी। सुबह से रोते रोते दोपहर के 2 बज चुके थे और अब भी वे उन कपड़ों को लेकर बिना कुछ खाए ही सो गई थी। भावना देवी जी के पति का नाम प्रदीप कुमार जी था। प्रदीप कुमार जी दिल्ली में डीटीए में इंजीनियर थे। प्रदीप कुमार जी और भावना देवी जी के 3 बेटे हैं, जयंत, हेमंत और गौरव। प्रदीप कुमार जी ने अपने तीनों बेटों का अच्छी तरह पालन पोषण किया। उन्हें दिल्ली में अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। फिर तीनों ही भाइयों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। उसके बाद प्रदीप कुमार जी ने अपने 2 बड़े बेटों की कोशिश करके सरकारी नौकरी लगवा दी थी, परंतु तीसरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग पाई थी। गौरव को प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी। उसे नौकरी भी घर से काफी दूर हैदराबाद में मिली थी, इसलिए वे हैदराबाद से दिल्ली 4-5 महीने बाद ही आता था। गौरव अपने पिताजी के देहांत में ही दिल्ली आया था। 13वीं के बाद वे वापस चला गया था। उसके बाद उसे 4 महीने हो गए थे घर आए हुए। प्रदीप कुमार जी ने अपने 2 बड़े बेटों की शादी कर दी थी, जबकि तीसरे बेटे की शादी अभी नहीं हुई थी और प्रदीप कुमार जी को रिटायर हुए भी 2 साल हो गए थे। गौरव का जन्म अपने भाई हेमंत से 8 साल बाद हुआ था, इसलिए प्रदीप कुमार जी ने अभी उसकी शादी नहीं की थी। वे उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, परंतु होने को तो कुछ और ही मंजूर था। गौरव की शादी का अरमान लिए ही वे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए, जहां से कभी कोई लौटकर वापस नहीं आता। जब तक प्रदीप कुमार जी जीवित थे तब तक दोनों बेटे बहुए भावना देवी जी का आदर सम्मान करते थे, परंतु जब से प्रदीप जी का देहांत हुआ था तब से दोनों बेटे और बहुओं ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। अब घर का सारा काम बहुओं की देख रेख में होता था। अब वे भावना देवी जी से कुछ भी नहीं पूछती थी। भावना देवी जी घर में बस एक मेहमान की तरह हो गई थी। वे अपने कमरे में बैठी हुई सब कुछ देखती रहती थी। इस बात का उन्हें कतई दुख नहीं था, परंतु दोनों बहुएं उनके साथ अब व्यवहार भी अच्छा नहीं करती थी। वे उनके साथ अब बदतमीजी भी करने लगी थी। इसी कारण से भावना देवी जी के हृदय को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती थी। भावना देवी जी को अब खाने को भी कोई नहीं पूछता था।
अपना खाना वे रसोई से जाकर खुद ले आती और खा लेती तो ठीक, नहीं तो कोई भी उन्हें खाना नहीं देता था। कोई उनसे ये भी नहीं पूछता था कि आपने खाना खाया है या नहीं। दोनों बहुओं में से कोई सी भी बहू उनके पास बैठना तो बहुत दूर की बात है, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। दोनों ही बहुएं अपना काम निपटाकर एक ही कमरे में इकट्ठी हो जाती और बातें करती रहती थी, और भावना देवी जी अकेले अपने कमरे में पड़ी रोती रहती। गौरव अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अगर वह वहां होता तो अपनी माँ को इस हाल में ना रहने देता, परंतु उसे गए हुए भी 4 महीने हो चुके थे। गौरव जब भी माँ के पास फोन करता तो वो उसे यही कहती थी कि बेटा मैं ठीक हूँ, क्योंकि वे गौरव को सब कुछ बताकर वहां परेशान नहीं करना चाहती थी। वह सोचती थी कि मेरा बच्चा इतनी दूर गया हुआ है, अगर उसे कुछ पता चल गया तो वह वहां परेशान हो जाएगा और घर भाग आएगा। उसे परेशानी में कहीं कुछ ना हो जाए, यही सोचकर वे गौरव से कोई भी बात नहीं बताती थी। उधर गौरव को कुछ दिनों से अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वे जब भी अपनी माँ से बात करता था तो उसकी माँ की आवाज़ उसे बहुत उदास लगती थी। यह बात उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसी कारण से कितने दिनों से अब उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि उड़कर मैं अपनी माँ के पास चला जाऊं, परंतु काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। इस प्राइवेट जॉब से वह थक चुका था। पिताजी के देहांत के बाद तो माँ को अकेला छोड़कर उसे ये जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन हिम्मत करके वह इस जॉब को छोड़ने का फैसला कर लेता है। वह अपना ही कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मन बना लेता है, जिससे वह हमेशा अपनी माँ के साथ रह सके। अपने बाबूजी को खोने के बाद अपनी माँ को वे नहीं खोना चाहता था। बाबूजी के देहांत ने गौरव को अंदर तक हिलाकर रख दिया था और वह अपनी माँ के लिए अत्यंत चिंतित रहने लगा था। जॉब से रिजाइन करने के बाद गौरव दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। उसने अपनी माँ को और अपने भाइयों को इस बारे में नहीं बताया था कि उसने जॉब छोड़ दी है, वरना उसके भाई उस पर जॉब ना छोड़ने का प्रेशर बना देते। वे सब बातें घर जाकर ही बताना चाहता था, इसलिए वह अचानक से घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते पहुंचते गौरव को शाम हो जाती है। घर पहुंचकर गौरव सीधा अपने माँ बाबूजी के कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है उसकी माँ बाबूजी के कपड़ों को सीने से लगाए अपने बिस्तर पर लेटी हुई सो रही है। गौरव अपनी माँ के पास बैठ जाता है और अपनी माँ को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। जैसे ही वह अपनी माँ के चेहरे को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। 4 महीने के अंदर अंदर उसकी माँ का क्या हाल हो गया था। वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, उनके बाल सफेद हो गए थे। उनके कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन के मैले हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे कई दिन से नहाई ना हो। हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में रहने वाली, रोज नहाने वाली माँ के इतने मैले कपड़े देखकर गौरव के हृदय को गहरी चोट पहुंच रही थी। उसकी आंखों में ये सब देखकर आंसू आ गए। वह बहुत देर तक अपनी माँ को ऐसे ही निहारता रहा। ऐसा लग रहा था मानो एक मासूम बच्चा प्यार से अपनी माँ को निहार रहा हो। उसने अपनी माँ को सोते हुए से जगाना उचित नहीं समझा और वह माँ के कमरे से बाहर आया। उसने बाहर आकर देखा छोटी भाभी बड़ी भाभी एक कमरे में बैठी हुई बातें कर रही थी। गौरव वहीं खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। बड़ी भाभी गुस्से में कह रही थी कि इस बुढ़िया ने तो दिमाग खराब कर दिया है, जब देखो रोती रहती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती और आकर खाना लेकर चली जाती है, जैसे हम इसके खाना बनाने वाले नौकर हों। अरे पति ही तो मर गया, कोई पहाड़ टूट गया है क्या? बुढ़ा ही तो था, इसका थोड़े ही मरा है, सबके ही मर जाते हैं पति तो, लेकिन कोई इतना थोड़े ही रोता है जितना ये रोती है। बड़ी भाभी की बात सुनकर छोटी भाभी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए गुस्से में कहती है, हाँ मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब ये खाना निकाल कर ले जाती हैं। ऐसे कब तक काम चलेगा? वो छोटा भी जो अपनी माँ का लाडला बनता था वह भी हैदराबाद जाकर बैठ गया, वह भी अब तक नहीं आया। हम कब तक झेलेंगे इस बुढ़िया को? अगर ज्यादा दिन ऐसे ही चलता रहा तो इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम में भेज देंगे, फिर हम आराम से रहेंगे और उस बुढ़िया के कमरों को धोकर शुद्धिकरण करके उस कमरे में बच्चों के खिलौने रख देंगे। बच्चे वहीं बैठकर खेल लिया करेंगे, पूरा घर भी साफ रहेगा। अब बच्चे पूरे घर में खिलौने फैला देते हैं। बड़ी भाभी बड़ी चालाकी में उत्तर देती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, ऐसा ही करेंगे। ये बुढ़िया तो अब बिस्तर से उठने वाली है नहीं, या तो कुछ दिनों में मर जाएगी या नहीं मरी तो इसे वृद्धाश्रम में भेज देंगे। दोनों भाभियां अत्यंत कटु शब्दों का प्रयोग करके गौरव की माँ की बुराई किए जा रही थी। गौरव को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी भाभियां उसकी माँ के बारे में इस तरह से बातें कर सकती हैं। ये वही भाभियां हैं
जिनका माँ इतना लाड प्यार करती थी, जिनके लिए मेरी माँ ने इतना किया, और आज वही भाभियां माँ को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए तैयार थी और माँ को बुढ़िया कहकर संबोधित कर रही थी। ये मेरी माँ से इतनी नफरत करती हैं। काश मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी माँ को उनके पास कभी ना छोड़ता। गौरव ये बातें सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में उन दोनों भाभियों की फिर से आवाज आती है। बड़ी भाभी कह रही थी, मैंने तो इनसे साफ कह दिया है कि माँ को वृद्ध आश्रम भेजने का इंतजाम कर दो। ये भी कह रहे थे कि कुछ दिन रुक जाओ, फिर माँ को भेज देंगे। तो छोटी भाभी भी बोली, हाँ मैंने भी इनसे कह दिया है कि माँ को हम अपने साथ नहीं रखेंगे। ये भी कह रही थी कि भैया के साथ मिलकर माँ के लिए कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। आगे की बातें सुनकर गौरव का सिर चकराने लगा। वह तो सोच रहा था ये दोनों भाभियां ही ऐसी हैं। उसे नहीं पता था कि उसके दोनों भाई भी साथ में मिले हुए हैं और दोनों भाई भी माँ को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए तैयार हैं। गौरव वहां से हट जाता है और बोझल कदमों से अपनी माँ के कमरे में आ जाता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी आ रहे थे। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, परंतु उसने अपने आप को शांत किया। वह थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठा और बाहर को निकल गया। थोड़ी देर बाद गौरव खाना लेकर घर आया और अपनी माँ के कमरे में गया और अपनी माँ के हाथ पर जैसे ही उसने हाथ रखा तो माँ की आंख खुल गई। गौरव को देखते ही माँ खुशी से रोने लगी। मेरा बच्चा गौरव, कब आया मेरे बच्चे? तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही थी मेरे बच्चे, आ मेरे सीने से लग जा। भावना देवी जी गौरव को अपने सीने से लगा लेती हैं। गौरव भी अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगता है। दोनों माँ बेटे बहुत रोते हैं, फिर वह अपनी माँ को चुप करता है और माँ के लिए जो खाना लाया था वह माँ को अपने हाथों से खिलाने लगता है। भावना देवी जी बहुत भूखी थी। अपने बच्चे के हाथ से खाना खाकर भावना देवी जी की आत्मा तृप्त हो जाती है। पता नहीं कितने दिनों बाद उन्होंने पेट भर के खाना खाया था। भावना देवी जी भी गौरव को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। दोनों माँ बेटे खाना खा लेते हैं। तभी घर में सबको पता चल जाता है कि गौरव आया है। दोनों भाई गौरव से बात करना चाहते हैं, परंतु गौरव किसी से भी बात नहीं करता है और बाहर को निकल जाता है। गौरव 2-3 घंटे बाद बाहर से आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ सामान पैक कर लेना, हम सुबह को जा रहे हैं। तो माँ पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? तो गौरव कहता है, माँ आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? आप अभी कुछ मत पूछो, आप बस तैयारी करो चलने की। भावना देवी जी अपने बेटे से कुछ नहीं पूछती और अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से देखती हैं और अपना सामान पैक कर लेती हैं। गौरव अपनी माँ को सुबह ही लेकर जब चलने लगता है तो दोनों भाई और भाभियां उससे पूछते हैं कि माँ को कहाँ लेकर जा रहा है? तो गौरव कहता है कि माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, वह अब मेरे ही साथ रहेंगी। यह सुनकर दोनों भाई और भाभियां खुश हो जाते हैं कि चलो बला छूटी, और वे गौरव को माँ को ले जाने के लिए रोकते नहीं है। गौरव दिल्ली के ही दूसरे इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले लेता है और अपनी माँ को लेकर वहां चला जाता है। जब भावना देवी जी वहां आती है तो हैरान होकर पूछती है, बेटा तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? तू हैदराबाद वापस नहीं जा रहा है क्या? तो गौरव कहता है कि माँ मैंने वे जॉब छोड़ दी है और मैं कोई अपना ही बिजनेस करना चाहता हूँ। तो भावना देवी जी आश्चर्य में पड़ जाती हैं और वे इसमें कारी नजरों से देखते हुए पूछती हैं, तो बेटा हम अपने घर में ही रह सकते थे, तो फिर तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? तो गौरव माँ को बैठा देता है और नीचे जमीन पर बैठकर अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता है और बहुत उदास होकर उत्तर देता है कि माँ वहां अब अपना कोई नहीं है। मुझे सब पता है कि भाभियां तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। मैं आपको उन लोगों के बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे। भावना देवी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि बेटा जैसा तुझे ठीक लगे वैसे ही कर। गौरव अपने नए काम के बारे में सोचने लगता है और वह अपनी माँ को भी देखता रहता है। उसकी माँ हर समय उदास बैठी रहती थी। ये देख देख कर उसे बड़ा दुख होता था। एक दिन गौरव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह ऑनलाइन खाने के काम के बारे में सोचता है। भावना देवी जी एक बहुत अच्छी कुक थी। गौरव अपने ऑनलाइन काम करने की प्लानिंग करने लगता है और जल्दी ही उसकी पूरी प्लानिंग तैयार हो जाती है। वे किसी कंपनी से संपर्क नहीं करता है, वह अपना खुद का ही काम स्टार्ट करता है। गौरव अपने ऑनलाइन खाने का आसपास अच्छा प्रचार करता है। धीरे धीरे उसके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं और वह अपनी माँ के साथ मिलकर उन ऑर्डर को पूरा करवाता है। भावना देवी जी अपने बेटे का पूरा सहयोग करती हैं। अब अपने बेटे के साथ ऑर्डर पूरे करने में समय कैसे व्यतीत हो जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। भावना देवी जी धीरे धीरे काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी
और अब उन्होंने रोना भी छोड़ दिया था। ये देखकर गौरव बहुत ज्यादा खुश होता था। जिस फ्लैट में वे रहते थे उसके नीचे वाले फ्लैट में एक लड़की दिशा अपने पिताजी के साथ रहती थी। वे किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। कुछ दिन पहले ही उसे जॉब से निकाल दिया गया था और वे बहुत ज्यादा परेशान थी। वे गौरव को ऑनलाइन खाने के ऑर्डर सप्लाई करते हुए देखती थी। तो एक दिन जब गौरव घर से बाहर गया होता है तो वे भावना देवी जी के पास आती है और उनसे कुछ काम मांगती है। दिशा दिल्ली के ही पास के गांव की एक लड़की थी। उसके 3 भाई थे। उसकी माता का देहांत हो चुका था और उसके भाई भाभी उसके पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो वह अपने पिताजी को लेकर दिल्ली आ गई थी और यहाँ आकर प्राइवेट जॉब करने लगी थी। परंतु अब उसकी जॉब भी चली गई थी और उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दिशा भावना देवी जी को अपने आप बीती सुनाती है तो भावना देवी जी को दिशा पर बहुत दया आती है। वे उसे काम का आश्वासन देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने बेटे से बात करके बताती हूँ। जब गौरव घर आ जाता है तो भावना देवी जी उसे सारी बात बताती हैं। परंतु गौरव को अब लड़कियों से चिढ़ हो गई थी। उसे सारी लड़कियों में अपनी भाभियां ही नजर आने लगी थी। वे अपनी माँ को मना कर देता है परंतु भावना देवी जी जिद करने लगती हैं। तो गौरव कहता है ठीक है माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो उसे काम पर रख लो। भावना देवी जी दिशा को बुलाती हैं तो गौरव कहता है कि अभी हमारा काम इतना नहीं है कि हम तुम्हें अच्छी सैलरी दे सकें। जितनी सैलरी हम तुम्हें देंगे उतने में तुम्हारा पूरा नहीं हो सकेगा। हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को सैलरी के साथ साथ खाना भी दे दिया करेंगे, परंतु खाना तुम्हें माँ के साथ यही रसोई में खुद बनाना पड़ेगा। यह सुनकर दिशा काम के लिए हाँ कर देती है। अब दिशा माँ के साथ ऑनलाइन खाने के जो ऑर्डर आते हैं वह भी पूरे करती है और घर में खाना भी बनाती है। उसी खाने में से वे अपने और अपने पिताजी के लिए खाना भी ले जाती है। धीरे धीरे गौरव का काम अच्छा चल जाता है। ऑर्डर ज्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं तो गौरव खाने की डिलीवरी के लिए लड़के रख लेता है। इधर मन ही मन गौरव को दिशा चाहने लगती है, परंतु गौरव उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये बात दिशा के मन को चोट पहुंचाती है। भावना देवी जी भी मन ही मन दिशा को पसंद करने लगती हैं। वे दिशा को अच्छी तरह से परख लेती हैं। उन्हें यह भी महसूस हो जाता है कि दिशा गौरव को पसंद करती है। एक दिन भावना देवी जी गौरव से दिशा के बारे में बात करती हैं तो गौरव साफ इनकार कर देता है। भावना देवी जी उसे बहुत समझाती हैं कि बेटा सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मैंने दिशा को अच्छी तरह से परख लिया है। वे तुम्हारी भाभीियों जैसी नहीं है। आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। जीवन जीने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। बिना साथी ये जीवन कटना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मुझ पर क्या बीती है ये मैं ही जानती हूँ बेटा। गौरव कहता है माँ अभी थोड़े समय रुक जाइए, मैं पहले दिशा को खुद देखूंगा। अगर मुझे वे सही लगी तभी मैं उससे शादी करूंगा, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगा। भावना देवी जी मान जाती हैं। अब गौरव दिशा की हर बात पर नजर रखता है और हर चीज नोट करता रहता है। इसी बीच उसका काम और अच्छा चल जाता है। गौरव काम बढ़ने के साथ साथ दिशा की सैलरी भी बढ़ा देता है। अब वे कैटरिंग के ऑर्डर भी लेने लगता है और जल्दी ही गौरव अपना फ्लैट ले लेता है। अब उसने दिशा को अच्छी तरह परख लिया था तो वे दिशा के लिए हाँ कर देता है। भावना देवी जी दिशा के पिताजी से दिशा का हाथ मांगती हैं तो वे इनकार नहीं करते और गौरव के रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। दिशा बहुत ज्यादा खुश थी। उसके मन की मुराद अब पूरी हो गई थी। गौरव और दिशा की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी में गौरव अपने दोनों भाई और भाभियों को भी बुलाता है। उसके भाई और भाभियों को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वे हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो लगता था कि गौरव हैदराबाद चला गया है, परंतु वे तो दिल्ली में ही था। गौरव अपने फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट भी खरीद लेता है। उस फ्लैट में दिशा के पिताजी रहने लगते हैं। दिशा अपने पिताजी का भी अच्छे से ख्याल रखती है और अपने ससुराल का भी अच्छे से ख्याल रखती है और अपने खाने के बिजनेस को भी संभालने में गौरव का हाथ बटाती है। दिशा भावना देवी जी की खूब सेवा करती है। भावना देवी जी की अब सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। पति के जाने के बाद उनके जीवन में अब फिर से खुशियां आ गई थी। वे भगवान से हर पल यही दुआ करती हैं कि भगवान हर माता पिता को गौरव जैसी औलाद दे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहें तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें करने से नहीं रोक सकती। हर माता पिता को गौरव जैसा बेटा मिलना चाहिए जो अपने माता पिता के सभी दुख हर ले। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।